So let me start today's lecture. आज का लेक्चर अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमने पिछली बार पढ़ा था कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे वैन डर वाल इक्वेशन में चेंज किया, एंड व्हाट वर द करेक्शंस मेड इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक, सो दैट आइडियल गैसेस रियल गैसेस में आल्सो बिहेव लाइक देम, ठीक। तो वो सारी हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। बट वहां करेक्शन में दो चीजें आई थी, ए एंड बी। तो आज का जो पहला टॉपिक ही मेरे पास है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। जो सिग्निफिकेंस है ए एंड बी का, ठीक है, ये हमें बेसिकली क्या करता है बेटा, हमें ये ए और बी, ठीक, इसका जो हमारे पास व्हाट यू कैन से कि क्या क्या ये शो करता है, ये पेपर में +1 में जरूर पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे ए को। देखो बेटा, ए पहली बात तो क्या है कि ए जो है इट इज अ वैन डर वाल कांस्टेंट, इट इज अ वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। पहली बात तो ये है कि ए जो होता है वो वैन डर वाल कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, इट इज द measure of force of attraction between the gas molecules, कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है जी, गैस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मेरे बच्चों, वो उसको शो करता है ए। जितना ए ज्यादा होगा मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। तो देखो बेटा बेसिक बात क्या है कि हमारे पास ए जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, ये वेरी क्लियर है बेटा, इसमें आई थिंक सो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि कैसे ये शो करता है बेटा। दूसरी बात ए अगर हम देखें तो देखो बेटा हमने निकाला स्मॉल p इज इक्वल टू an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, यहां पे a लगाया था बेटा हमने। तो यहां से अगर मैं a निकालता हूं तो a आएगा pv स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं इस a के यूनिट्स निकालूं तो बेटा प्रेशर का यूनिट क्या होता है बच्चे, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर का स्क्वायर, और मोल स्क्वायर इनवर्स, ये इसका यूनिट रहेगा, एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर इनवर्स। बट दिस इज नॉट एसआई यूनिट, ठीक। एसआई में अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करनी होगी तो बेटा हमें प्रेशर को किसमें लेना होता है, पास्कल में। वॉल्यूम को लेना होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर यानी मीटर की पावर 6, और मोल इनवर्स स्क्वायर, ये एसआई में यूनिट हो गया। जो पास्कल होता है ना बच्चों, ठीक, जो पास्कल होता है हमारे पास वो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स होता है। तो हम इसको लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स इनटू मीटर का 6 इनटू मोल की पावर -2। दैट मींस its SI unit can be Newton meter की पावर 4 mole inverse square. These are the SI units for what you can say A. ये A के SI units होते होंगे बेटा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि A के SI units क्या होते होंगे। Any doubts about this? Now A हमें क्या क्या बताता है, A हमें क्या क्या बताता है।
सबसे पहली बात, ए जो होता है एज इट इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज इट इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा होती है। ठीक, आपने पढ़ा था लास्टली जब मैंने आपको ये डेरिवेशन करके दिखाई थी कि कैसे नेगेटिव डिविएशन होती है और कैसे पॉजिटिव डिविएशन होती है, तो आपने पढ़ा था एज z इज इक्वल टू 1 एट मॉडरेट प्रेशर, एज एट मॉडरेट प्रेशर वैन डर वाल इक्वेशन जो थी वो क्या लिखी थी हमने लिखी थी z इज इक्वल टू 1 माइनस an अपॉन VRT। अब बेटा अगर a ज्यादा हुआ, ठीक, तो ऑब्वियसली माइनस ज्यादा होगा, यानी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि मोर इज द A, more is the A, more is negative deviation। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यानी A जिसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसका A ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसमें नेगेटिव डिविएशन होगी। जैसे बेटे हमें एक ना क्वेश्चन दे दिया जाता है, हमें कहते हैं ये ग्राफ है, ठीक है जी, और इस ग्राफ का, ये ग्राफ जो है Z का ग्राफ है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ है और विद प्रेशर है। मान लो हमें पता था आइडियल के लिए ये ऐसा रहता है, ठीक, दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है जी, जहां पे ये 0 है, ये 1 है। अब मुझे कुछ ऐसे दे दिया गया कि एक U है, ठीक है जी, दूसरा मेरे को दे दिया गया U, तीसरा U, चौथा U। रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा कलरफुल सा कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखो अब हमारे को दिया है कि हमारे पास ये एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये है हमारे पास, ठीक है जी, ठीक, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें बोला वी हैव 4 गैसेस, वी हैव अमोनिया, HCl, हमें ये दिया है कि यहां पे एक ग्राफ दिया Z और P का, और बोला वी हैव अमोनिया, HCl, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये 4 गैसेस है। हमें बताना है प्रिडिक्ट 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 में से कौन सी गैस है, ठीक, हमें करना है प्रिडिक्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, हमें 1 2 3 4 ये प्रिडिक्ट करना है। समझ में आता है कि नहीं? अब 1 2 3 4 हम प्रिडिक्ट करेंगे
ठीक, हम ये देखेंगे कि कौन सी गैस जो है इसमें से कौन सी है। देखो बेटा, हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ए किसका ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हो आप, क्या देखते हो? देखो सबसे पहले अपने को देखना हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे बन सकता है। ए देखने के लिए हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ना बनता हो तो दूसरे नंबर पे देखना पोलैरिटी किसकी होगी। ठीक, अगर पोलैरिटी सेम हो तो फिर अगला, हम पोलैरिटी ना हो तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास के बाद बेटे हम सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया देखते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि केमिकल बॉन्डिंग में कि जब वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी चीज की हम फोर्सेस देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर क्या देखते हैं? पोलैरिटी, फिर क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर मास, और लास्ट में सरफेस एरिया देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर बेटे मैं ए देखूंगा, ए का एक्सटेंट देखूंगा तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? अमोनिया में, बिकॉज अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अमोनिया में क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। उसका दूसरे नंबर पे क्या होगा बेटे? बेटे दूसरे नंबर पे HCl होगा, क्योंकि वो पोलर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या देखते हैं? पोलैरिटी, वो पोलर होगा। फिर रहा हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें हीलियम का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसकी उसकी यू कैन से पोलराइजेशन ज्यादा है, तो फिर हीलियम और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो बेसिकली देखा जाए हमारे पास ये अमोनिया हो गया भैया नंबर 1, ठीक, फिर HCl, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। यानी यहां पे मेरे को लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक, उसमें से ए ज्यादा है। यहाँ पे पोलैरिटी है, और यहां हमने क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास देखा। क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास देखा। और यहां हमने क्या देखा बेटे? यहां हमने देखा कि सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है। और हमने ये पढ़ा था बेटा कि जिसकी ए ज्यादा उसका नेगेटिव डिविएशन ज्यादा। तो नेगेटिव डिविएशन ज्यादा किसका होगा? अमोनिया का। इसलिए सबसे नीचे कौन आएगा बेटा? सबसे नीचे हमारे पास, इसका मतलब होगा कि अमोनिया होगी। देयरफॉर हमारे पास फोर्थ गैस जो होगी वो अमोनिया निकल के सामने आएगी। थर्ड गैस जो होगी वो HCl आएगी। अब हाइड्रोजन हीलियम में, हाइड्रोजन में बहुत ही कम नेगेटिव डिविएशन होगी नहीं, तो हीलियम का ग्राफ नीचे और हाइड्रोजन का ग्राफ ऊपर। तो इस तरह से करके ये हमारे पास 4 गैसेस प्रिडिक्ट हो गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना है कि भैया किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए ज्यादा होगा तो उसमें नेगेटिव डिविएशन ज्यादा होगी। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि नहीं हो गया? यस सर, क्लियर सर। सर ओके, हाँ जी। सर एक बारी मतलब हम NH3 जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे आया तो वो नीचे कैसे हो गया ग्राफ में? वो वाला पार्ट दोबारा बता दो एक बारी। जिसका ए ज्यादा है उसकी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा, तो नेगेटिव डिविएशन नीचे को आएगी ना बेटा। ओके सर। तो जिसका ए ज्यादा उसकी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा, तो नेगेटिव डिविएशन उतना नीचे को आएगी। तो जितना नीचे आएगा, जैसे अमोनिया का ए ज्यादा तो उसकी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा, सबसे नीचे होगा। फिर HCl, फिर हीलियम और फिर हाइड्रोजन। इस तरह से वी कैन प्रिडिक्ट दिस पर्टिकुलर। तो पहला तो हो गया, पहली इसकी सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मोर इज ए, मोर इज नेगेटिव डिविएशन। ठीक, ये पहली सिग्निफिकेंस इसकी हो गई। दूसरी सिग्निफिकेंस देखो जी, जहां तक हम बात करें कि ए ज्यादा नेगेटिव डिविएशन ज्यादा, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं बेटा ए ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये ऑब्वियस सी बात हो गई ना हमारे पास कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ज्यादा है। ठीक है ना? यानी मोर इज ए, मोर इज ए, more is ease of liquefaction of gas, liquefaction of gas। ठीक है जी, जितना ए ज्यादा होगा बेटा
गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। मोर इज ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक, क्यों? अगर अट्रैक्शन हुई, मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे तो बहुत जल्दी पास आ जाएंगे और गैस जल्दी से क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। बेटा समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि किस गैस का लिक्विफिकेशन आसान, जिसका ए ज्यादा। और ए देखने के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो पोलैरिटी देखते हैं। पोलैरिटी ना हो तो फिर हम क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास नहीं तो सरफेस एरिया देखते हैं। जैसे कल को आपको मैं बोल दूं कि मेरे पास है अरेंज, क्वेश्चन आया कि अरेंज इन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, अरेंज इन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है जी। अब हमारे को यहां पे दे दिया गया, ठीक, एक दे दिया गया HCl, रादर यहां से ले लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ठीक, इसको नोबल गैसेस है, इसको ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के ऑर्डर में लगाना है। इसमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के ऑर्डर में लगाना है। ठीक, ऑब्वियसली क्या इसमें कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये नोबल गैसेस हैं। क्या कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो क्या पोलैरिटी है? नहीं है। यहाँ पोलैरिटी भी नहीं है तो फिर क्या देखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास यानी सरफेस एरिया। ठीक, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? जीनोन का। तो ऑब्वियसली जीनोन की ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है देन दैट ऑफ क्रिप्टॉन, देन दैट ऑफ आर्गन, देन दैट ऑफ नियोन, देन दैट ऑफ हीलियम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था उसमें वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसलिए उसका ए ज्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से लिक्विफाई करा जा सकती है। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोल देता कि मेरे पास है HF, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास है मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और इसी तरह से हीलियम। अब मेरे को कहा कि इसमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का ऑर्डर लगा दो। हमें ए ही तो देखना है। इसमें ए सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? ए सबसे ज्यादा किसका होगा यहां पर? ऑब्वियसली ए सबसे ज्यादा यहाँ पे HF का होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ठीक, फिर ऑक्सीजन का होगा, ठीक। क्यों? इसके बाद पोलैरिटी नहीं है, इसका पोलैरिटी नहीं है तो हम मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया पे देखेंगे। तो सरफेस एरिया कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 44, इसका 32, इसका 28। तो ये ऑर्डर आ गया लिक्विफिकेशन का। तो ऐसे बेटे जितना ए ज्यादा होता है उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होती है। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो यहां से ए का हमें समझ में आ गया। तो ए हमें क्या क्या बता रहा है? सबसे पहली बात, ए इज द वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। इट इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। इसके यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स होते हैं। यहाँ पे एसआई में आओगे न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल स्क्वायर इनवर्स होगा। ठीक, ए जो है ज्यादा होगा तो नेगेटिव डिविएशन ज्यादा होगी। ए है ज्यादा तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है। और इसी तरह से मोर इज ए, मोर इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। वो तो यही से समझ में आ रहा था कि मोर इज ए, जितना ए ज्यादा, मोर इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, मोर इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो मोर इज ए, मोर इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस। जितना ए ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग जो है वो ए या बी की बात करते हैं। ठीक है जी, आगे चलो अगली बात करते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे
बी क्या होता है, ये तो ए डिस्कस हो गया। नाउ नेक्स्ट बात हमें डिस्कस करना है बी, वैंडरवॉल फोर्सेस, यानी बी क्या होता है। ठीक है, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अब अपन बी की फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे बेटा, ठीक है। So when you talk about the physical significance of B, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी की यहां पे बात करें, देखो बेटा बी जो होता है, बी इज ऑल्सो another van der Waal constant, another van der Waals constant, Waals constant, ठीक। ये एक और वैन डर वाल कांस्टेंट है। इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बेसिकली it measures the size, or you can say the molecular volume of gas molecules. So it measures the molecular volume of गैस का जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको मेजर करता है, ठीक। पर माइंड वन थिंग, ये जो बी होता है ना, इट इज 4 times the actual volume of gas molecules, the actual volume of gas molecules। ये गैस मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम से बेटा 4 टाइम्स ज्यादा होता है। It is 4 times the actual volume of gas molecules, ठीक। And that you can easily, देखो बेटे बेसिकली क्या है कि गैस में मॉलिक्यूल अपनी जगह पे खड़ा हुआ नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक मॉलिक्यूल यहां है, ठीक है, दूसरा जब वो वाइब्रेट होता है तो दूसरा मॉलिक्यूल मान लो यहां पर है, ठीक। तो हमने एक मॉलिक्यूल को एज अ स्फीयर इज्यूम कर लिया, ठीक, ऑफ वॉल्यूम आर, रादर यू कैन से आर इसका रेडियस है, ठीक है बच्चे। अब बेसिकली क्या है, ये भी क्लोजेस्ट अप्रोच पे है तो आर इसका भी रेडियस है। मान लो एक क्लोजेस्ट अप्रोच पे मैंने रखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दो मॉलिक्यूल्स की, तो ये 2r के बराबर होगी, ठीक, ये 2r के बराबर होगी। अब क्योंकि ये क्लोजेस्ट अप्रोच तक तो आ नहीं सकता है, इतना पास पास तो आएगा ही नहीं, तो ये जब आपस में बेटे टकराता है, ये वाइब्रेट करता है, तो लगभग इतनी जगह घेरता है जितनी क्लोजेस्ट अप्रोच पे मॉलिक्यूल आना चाहिए। अब अगर इसकी वॉल्यूम देखते तो 4/3 पाई आर क्यूब होती, कितनी, 4/3 पाई आर क्यूब होती। और बेटा एक्चुअली ये कितनी घेर रहा है, ये इतनी पास नहीं आने देगा मॉलिक्यूल्स को, ठीक, इतनी वॉल्यूम घेर रहा है। ये जो मैंने डॉटेड सी बनाई है, इतनी वॉल्यूम घेर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों यहां पे 2r, r की जगह क्या आ रहा है, 2r आ रहा है, ठीक। देखो बात सिंपल सी है, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है गैस का जिसका की रेडियस r है, ठीक है बेटा, और मान लो कोई मॉलिक्यूल उसके सबसे पास आ जाता, ठीक, आता नहीं है पर आ जाता, ठीक, तो ज्यादा इतनी पास आ सकता था, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो सकता था, और तो नहीं हो सकता था, ठीक।
अब क्या है, मॉलिक्यूल इतनी पास तो आएगा ही नहीं, ठीक, मॉलिक्यूल एक्चुअली इतनी पास नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। तो मैक्सिमम जगह अगर ये घेर सकता है, ठीक, मैक्सिमम जो ये है, यहां पे इन दोनों का अगर आउटर स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम, तो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 1/4/3 पाई, अब आर आ गया 2r का क्यूब। ये दो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम है और ये एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम है। बेसिकली मेरे बच्चे देखो, हमें तो इसका हाफ ही करना पड़ेगा ना एक्चुअली, हमें ये दो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम भी हमें इसका हाफ करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे ना, बड़ा मजा आएगा सुन के बेटा, कि ये जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा, देखो कितना आया, 8/4/3 पाई r क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 8 आगे लिख दिया, इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, ठीक है जी, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकालनी है ना, यहां किसकी निकाली, दो की, तो अपने को एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकालनी है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम थी इफेक्टिवली, समझ में आया, क्योंकि अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, ये वाइब्रेट करेगा बेटे, तो इफेक्टिवली ये दो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इतनी होगी। तो अब आप देखो, जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 16/3, ये कट गया ना बेटा, 16/3 पाई r क्यूब, तो ये इस वॉल्यूम का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है कि नहीं, ये जो है ये इस वॉल्यूम का कितना है, 4 टाइम्स है कि नहीं। तो इससे पता चला कि जो आपके पास B होता है, B हम ऐसे एक्चुअली निकालते हैं, एंड इट इज एक्चुअली द 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक, ये एक्चुअल वॉल्यूम आई जो कि मॉलिक्यूल घेरता है, और ये मतलब यू कैन से जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल घेरता है वो आई, और ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इतनी होनी थी, तो इससे 4 टाइम्स है, इसलिए B जो होता है दैट इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर सर। हाँ जी बेटे, सर क्लियर बोल रहा था। अब इस V को बेटे हम लोग कभी कभी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोल देते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और या फिर हम इसको को वॉल्यूम भी बोल देते हैं, इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर इसको क्या बोल देते हैं, को वॉल्यूम, इट कैन बी कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। क्यों बेटा, ठीक, क्यों इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम इसको इसलिए बोलते हैं बच्चे, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया था, V में से V को माइनस किया था, एक्सक्लूड किया था ना, यानी आइडियल गैसेस में ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड है, आइडियल गैसेस में हम इसको नहीं लेते, आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं ली जाती, इसलिए आइडियल गैसेस में ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड है, और रियल गैसेस में हम इसको ऐड करते हैं, तो रियल गैसेस के लिए को वॉल्यूम है, और आइडियल गैसेस के लिए ये कैसी है, रियल गैसेस के लिए को वॉल्यूम, आइडियल गैसेस के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ठीक है बेटे। हर टॉपिक खत्म होने के बाद ना मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा समझ में आया कि नहीं, यस और नो, ठीक, और मैंने बहुत बार बोल दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके आराम से उससे मेरे को बोले सर नहीं आया, ठीक, या फिर टाइप करके लिखे, पर बेटा वो टॉपिक निकल जाए उसके बाद 15 मिनट बाद तुम्हारा मैसेज मेरे को मिले, सर वो दोबारा रिपीट कर दो, विल इट बी पॉसिबल, क्या उसी समय हम माइक ऑन करके बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, फिर मेरे को सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के दोबारा वहीं आना पड़ेगा, सो इट मेक्स स्टडी वेरी स्लो, ठीक, तो अगर नहीं कोई चीज समझ में आए आप उसी समय मेरे को दोबारा बोल दे, अब मेरे को दोबारा वापस यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा बड़ी देर बाद उसको दिमाग में आ रहा है सर ये दोबारा लिख करवा दो। मैं दोबारा से बता देता हूं कि B जो होता है ये वैन डेर वाल कांस्टेंट होता है, ये मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ये 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल हुआ करता है, क्योंकि
एक्चुअली जो वॉल्यूम एक गैस मॉलिक्यूल घेरता है वो अपनी चारों तरफ क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसमें वाइब्रेशन तो होगी। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल उसके नियरेस्ट आ जाए, पास चिपक जाए, जबकि गैसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक, तो उस समय ये तो दोनों मिलकर के जो वॉल्यूम घेरेंगे, ये यहाँ पे भी उठता है, यहाँ पे भी उठता है, यहाँ पे भी उठता है, तो ये दोनों मिलकर के जो वॉल्यूम घेरेंगे वो 16/3 पाई आर क्यूब होगी, और एक अकेले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये 16/3 और 4/3 ये इसका 4 टाइम्स हो गया। तो एक्चुअली हमारे पास जो गैस का मॉलिक्यूल वॉल्यूम घेरता है, बिकॉज इट वाइब्रेट्स और इट कैन मूव, सो जो एक्चुअल जगह ये घेरता है 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स घेरता है, और इसीलिए बी जो होती है वो 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होती है। इसको अपन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोल देते हैं, बिकॉज फ्रॉम द आइडियल गैस इट इज एक्सक्लूडेड, एंड इसको को वॉल्यूम भी बोल देते हैं क्योंकि रियल गैस में इसको ऐड किया हुआ होता है, इसलिए इसको कई बार को वॉल्यूम भी बोल देते हैं। अब बी की जब यूनिट्स की बात करूंगा तो बी की यूनिट्स हमने पढ़ा था कि v, स्मॉल v इज इक्वल टू nv, स्मॉल v इज इक्वल टू nv। तो जो b होगा वो v अपॉन n होगा, v जो होगा v अपॉन n होगा, यानी ये लीटर पर मोल होगा, ठीक, ये लीटर पर मोल होगा, ठीक है जी। यूनिट्स आपके पास, ठीक है जी, यूनिट्स आपके पास इसके लीटर पर मोल आ जाएंगे, जो v अपॉन n आया तो लीटर पर मोल, पर ये एसआई नहीं, एसआई की बात करेंगे, एसआई यूनिट्स जो होंगे इसके, एसआई यूनिट्स होंगे मीटर क्यूब पर मोल, ठीक, मीटर क्यूब पर मोल ये यूनिट्स होंगे, समझ में आई बात। तो यूनिट्स जो होंगे मीटर क्यूब पर मोल होंगे, ठीक। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक, हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी, जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था बेटा कि जब कभी भी हम नेगेटिव डिवीजन पॉजिटिव डिवीजन की बात करते थे तो z इज इक्वल टू 1 प्लस pb अपॉन pb अपॉन RT, ठीक, यही पढ़ा था बेटा आपने, ठीक। एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर होता है तो हमने पढ़ा था कि आपकी कंप्रेसिबिलिटी यानी जो वैन डर वाल इक्वेशन थी, दैट चेंजेस इनटू 1 प्लस pb बाय RT। तो अगर b ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा हो गया। सो मोर इज b, more is positive deviation, more is positive deviation, जितना b ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन उतनी ही ज्यादा, समझ में आती है। और बेटा b कैसे देखेंगे, अरे मॉलिक्यूलर साइज से तो देखेंगे। सो b इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज, जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा भाई ऑब्वियसली b उतना ज्यादा होगा और उसमें पॉजिटिव डेविएशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। क्लियर हो गई, जितना b ज्यादा, ठीक, उसमें मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होना चाहिए। बट हाँ, एक बात ध्यान ये भी रखनी है कि भैया हाइड्रोजन हीलियम का साइज कम होता है लेकिन उसमें सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन होती है क्योंकि उसमें a इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, उसमें a इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, इसलिए वहां तो b ज्यादा होने से पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा हो जाती है। तो जनरली पॉजिटिव डिविएशन b के साथ बढ़ती है, ठीक, पर बेटा a साथ में जोड़ करके होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा कि कैसे होगा। देखो बेटा, b पॉजिटिव डिविएशन दे रहा है, a नेगेटिव डिविएशन दे रहा है,
इसका मतलब अगर मैं A बाय B की रेशो ले लूंगा, ठीक, जितना ज्यादा A होगा उतनी नेगेटिव डिविएशन ज्यादा, जितना ज्यादा B होगा पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा। अगर इसकी रेशो ले लूंगा तो A बाय B की रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिविएशन। जितना A बाय B की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एक्चुअली नेगेटिव डिविएशन ज्यादा होगी, और जितना A बाय B की वैल्यू कम होगी उतना पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा होगा। So this is how we can explain A and B and its physical significance. अब फटाफट से बोलो, आपको क्लियर हो गया A क्या होता है, B क्या होता है, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? क्विकली बोलो। Clear, sir. ओके, नाउ बेटे आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ठीक, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है गैसेस का जो अगला टॉपिक करवा रहा हूं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ गैसेस। ठीक, दैट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। Liquefaction of gases। ठीक है, गैसेस की लिक्विफिकेशन करना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक, देखो बेटा जब हम गैस की लिक्विफिकेशन की बात करते हैं, ठीक, इसके लिए एक साइंटिस्ट था बेटा। बोलने में लिक्विफिकेशन आता है, लिखने में लिक्विफेक्शन आता है। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में एक साइंटिस्ट था एंड्रयूज। एंड्रयूज ने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करके उसका एक ग्राफ बनाया था जिसको एंड्रयूज कर्व बोलते हैं। ठीक, मैं आपको किसी भी गैस के लिए ये समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, एंड्रयूज कर्व, जस्ट एक सेकेंड में आता हूं। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस की बात करें। ठीक, देखो बेटा लिक्विफेक्शन ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमें वो ग्राफ पढ़ना है। बेटा एंड्रयूज ने यही ग्राफ जो था वो बनाया था फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मैं XYZ किसी भी गैस के लिए बना दूंगा। ठीक, देखो बेटा इस साइड हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, PV ग्राफ था, इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे चलूं तो मैं अंदर गया क्यों था या अभी एक सेकंड में गया क्यों था, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इसमें आपके पास क्या क्या है? इस बॉटल के अंदर आपके पास क्या क्या है? पानी एंड एयर है ना बेटा, वाटर एंड गैस, ये दो चीजें इसमें, वाटर है और गैस है, ये दो चीजें हैं। नॉट टेल मी, हमें ये दो चीजें क्यों पता चल रही हैं, क्यों दिख रही हैं ये दो चीजें? देखो बेटा मैं समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड।
नाउ कैन यू टेल मी कि कहां पे एयर है, कहां पे वाटर है? नाउ कैन यू टेल मी कहां पे एयर है, कहां पे वाटर है? कैसे पता चला आपको? क्या ऐसी चीज थी जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग फेसेस हैं? यस, लेयर ऑफ सेपरेशन, जिसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। जब तक हमारे पास मेनिस्कस रहेगी तब तक बेटे हमें ये पता चल जाएगा कि ये लिक्विड कहाँ है और गैस कहाँ है। और जैसे मैंने मेनिस्कस गायब कर दी, अब हमें लिक्विड और गैस में फर्क नहीं पता चलेगा। ठीक, अगर दोनों का कलर सेम है, और दोनों का कलर सेम ही होगा लिक्विड और गैस का, ठीक, तो ऐसे केस में हमारे पास ये पता ही नहीं चलेगा कहां पे लिक्विड खत्म हुआ, कहां गैस शुरू हुई। ठीक, इट विल बी अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस फेज। तो मतलब सिर्फ ये समझ लो कि लिक्विड और गैस में फर्क बताने के लिए हमें मेनिस्कस की जरूरत होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर लिक्विड की मेनिस्कस दिखेगी तो बेटा हम बता पाएंगे कि यहां लिक्विड है और यहां पे गैस है। अगर उस लिक्विड और गैस के बीच की मेनिस्कस गायब हो जाए तो हम बता ही नहीं पाएंगे कहां लिक्विड है, कहां गैस है। ये बात अपने भेजे में डाल के रखना। नाउ मैंने एक गैस ली एट वॉल्यूम दिस, एट टेम्परेचर T1। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस गैस को लिक्विफाई करूं। तो हाउ कैन आई लिक्विफाई दिस गैस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट? Sir, pressure increase. यस, वी विल इंक्रीज प्रेशर। हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो बेटा वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर इंक्रीज ऊपर वाली साइड को होगा, वॉल्यूम डिक्रीज इस साइड को होगा। तो ये ग्राफ यूं चलेगा। क्यों जी? ठीक है ना, बॉयल्स लॉ का ही तो ग्राफ है। तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, मान लो यहां आकर के गैस स्टार्ट्स लिक्विफाइंग, यहां आकर के गैस स्टार्ट्स लिक्विफाइंग। अब जब गैस लिक्विफाई होनी शुरू हो गई तो जिस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई शुरू हुई उसी प्रेशर पे सारी गैस लिक्विफाई हो जाएगी कि नहीं? जब एक प्रेशर पे गैस लिक्विफाई होनी शुरू होती है तो सारी की सारी गैस उसी प्रेशर पे लिक्विफाई हो जाएगी ना भाई। यानी दैट इज द प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई अ गैस। तो जब उसको लिक्विफाई करेंगे और वो लिक्विड में चेंज होगी तो बेटा आपको पता है गैस के मुकाबले लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा। ठीक, गैस के मुकाबले लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, है ना बेटा। तो एकदम से इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर वही रहेगा, गैस लिक्विफाई हो जाएगी और यहां आके मान लो लिक्विड बन गई। ठीक, एकदम से वॉल्यूम कम हुआ। समझो मेरी बात कि यहां हमारे पास गैस थी, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास था बाईफेस। बाईफेस का मतलब देयर वाज सम गैस एंड देयर वाज सम लिक्विड, बोथ आर देयर। ठीक है, तो बाईफेस थी क्योंकि यहाँ पे गैस वाज चेंजिंग इनटू लिक्विड और यहां आकर के एट दिस पॉइंट इट चेंज्ड इनटू लिक्विड। अब लिक्विड पे प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम तो बहुत ही कम होगा ना बेटा। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। तो बेटा ये लिक्विड हो गया। तो अगर आप इसको नाम दे देते हैं, कहते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो बेटा ऐसे केस में ए से बी तक हमारे पास गैस थी। ठीक, फिर बी से सी तक हमारे पास बाईफेस आ गया। बाईफेस का मतलब दो फेस, यानी गैस भी है और लिक्विड भी है, जो हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं।
बिकॉज गैस इज लिक्विफाइंग और सी से डी तक ये लिक्विड हो गया। तो ऐसे गैस लिक्विफाई हो रही है। क्लियर हो रही है ना बेटा? जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ऐसे करके गैस लिक्विफाई होगी, इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। से अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, सेम गैस का वॉल्यूम लेकिन टेम्परेचर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगर टेम्परेचर मैंने T2 ले लिया और वॉल्यूम इतना ही रखा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा गैस का, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। अब इस पे प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया आपने और ऐसे ही ये भी लिक्विफाई होनी शुरू हुई गैस। मान लो ये इस पॉइंट पर आके लिक्विफाई हुई और यहां पर ये लिक्विड बन गई, ये ग्राफ ऐसे बन गया भाई। ठीक है जी। अब टेम्परेचर T3 ले लेते हैं, एक और भी हाई टेम्परेचर ले लेते हैं T3। अब टेम्परेचर T3 पे प्रेशर बहुत ज्यादा, तो जैसे हमने इसको लिक्विफाई करने की कोशिश की, इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर इज सो हाई दैट गैस एकदम से लिक्विफाई हो गई बेटा। प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा था यहां पर कि गैस बहुत जल्दी लिक्विफाई हो गई। बाई फेज का समय, बाई फेज जो है छोटा हो गया। ऑब्वियसली जब प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस जल्दी लिक्विफाई होगी। बाई पे, जहां पे बाई फेज बड़ा था, प्रेशर कम था तो गैस हौली हौली लिक्विफाई हो रही थी। प्रेशर और ज्यादा था, गैस जल्दी लिक्विफाई हुई। प्रेशर और भी ज्यादा होगा, गैस और भी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, बाई फेज छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे? अब इसके बाद लिक्विड बन जाएगा। अब देखो बेटे, हमने ये जो बाई फेस वाले पॉइंट्स है, ये बाई फेस, यहाँ पे ये बाई फेस, यहाँ पे ये बाई फेस, बाई फेस वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये जो डोम शेप बना, इस डोम शेप के अंदर हमारे पास बाई फेस ही है, चाहे टेम्परेचर जो मर्जी हो। ठीक, हमारे इससे पहले गैस एग्जिस्ट करती है, यहां बाई फेस होता है, उसके बाद लिक्विड होता है। पर एक खास बात देखो आप, खास बात क्या है, यहां पर आकर के बाई फेस गायब हो गया। जब इसकी टिप देखोगे वहां बाई फेस गायब हो गया। बाई फेस गायब होने का मतलब मेनिस्कस का डिसअपियर हो जाना। तो इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा इसकी टिप के बराबर, अगर मान लो इधर हम देखें तो इधर गैस में बाई फेस नहीं होगा, सी ये T4 है, यहां इधर T लिखा है मैंने, TC, क्या लिखा है? TC। यहां पे बाई फेस ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक, मेनिस्कस डिसअपियर हो गई। अगर मैं इससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर लूंगा तो मेनिस्कस नहीं होगी। तो क्या गैस और लिक्विड में फर्क पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसके ऊपर अगर देखेंगे तो देखो बेटा, ध्यान देना इधर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर क्या कोई गैस वाला पार्ट है, कोई बाई फेस वाला पार्ट है, कोई लिक्विड वाला पार्ट है क्या? नहीं है। नो सर। नीचे नीचे TC तक गैस अलग थी, बाई फेस अलग था, लिक्विड अलग था। अब इसके ऊपर ना गैस है, ना लिक्विड है, ना बाई फेस है। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट। इसमें हम गैस, लिक्विड या फिर बाई फेस इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, यानी यहां के ऑनवर्ड हम एक तरह से गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा गैस कहां है कहां नहीं है।
पर इस टेम्परेचर के नीचे नीचे जहां तक मेनिस्कस था, ठीक, वहां तक हमें पता चल रहा था ये गैस है, ये लिक्विड है और ये बाईफेस है। पर जैसे मेनिस्कस गायब हो गया, जैसे मेनिस्कस गायब हो गया, ठीक, वैसे ही हमारे पास ये फर्क पता चलना बंद हो गया कि कहां पे लिक्विड, कहां पे गैस और कहां पर। अमृता जी, कोई प्रॉब्लम है बेटा? आपका हाथ खड़ा हो रहा है। अमृता जी, कोई दिक्कत है तो फटाफट बोलो बेटा। सो ये कॉन्टिन्यूस स्टेट हो गई इसके अलावा। तो अब ये बात आई कि ये टीसी, ये जो क्रिटिकल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? अगर कोई पूछता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आप बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर above which gas can never be liquefied, however high pressure is applied. ठीक है जी। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो गैस को कभी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड। जितना भी ज्यादा प्रेशर हम लगा सकते हैं, ठीक है, हम लगाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर above which gas can never be liquefied however high pressure is applied। ठीक है जी। क्यों? एट क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर मेनिस्कस डिसअपियर्स। एट क्रिटिकल टेम्परेचर meniscus disappears। At critical temperature meniscus disappear हो जाती है। meniscus disappears at critical temperature meniscus disappears। तो meniscus disappear हो जाती है critical temperature पे। तो जब तक meniscus नहीं है, तो मैं आपको भी प्रूव किया था कि यू कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज गैस, व्हाट इज लिक्विड। पर उसमें लिक्विड भी है, उसमें गैस भी है, और हमें पता नहीं है कहाँ लिक्विड कहाँ गैस। तो हम ये नहीं बोल सकते कि गैस को लिक्विफाई कर सकते कि नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है गैस है कि लिक्विड। इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्टेट। तो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर वी गेट अ कॉन्टिन्यूस स्टेट। सो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जितना मर्जी प्रेशर लगा दो, उस समय गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज टेम्परेचर above which gas can never be liquefied however high pressure is applied। तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC is 8A by 27 RB। मैथमेटिकली इसको निकाले तो ये बनता है 8A by 27 RB। यानी यहां पे भी हमें समझ में आया कि A by B की वैल्यू ज्यादा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, गैस कैन बी लिक्विफाइड मोर इजीली। मोर इज क्रिटिकल टेम्परेचर, more is critical temperature, more easily gas can be liquefied। more easily gas can be liquefied। सर ये क्या बोल रहे हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से गैस लिक्विफाई करना आसान क्यों है? देखो बेटा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मेरे बच्चे, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर तक
एक रेंज मिलेगी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। मान लो अगर एक गैस 100 डिग्री तक उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, दूसरा का 150 है, तो बेटा 100 से अब जैसे टेम्परेचर जाएगा तो पहली वाली गैस तो लिक्विफाई नहीं होगी, लेकिन दूसरे वाली 150 तक लिक्विफाई, उसकी हमें रेंज ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा ऊपर होता है ना, उतना हम आसानी से गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो गया तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर एक्चुअली उससे ऊपर एकदम से हो जाता है, तो फिर उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली। क्यों? थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ ही में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव चला जाएगा, और फिर वो लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो भैया हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास यू कैन से जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैस को लिक्विफाई करना उतना इजी होगा, बशर्ते हमारे पास व्हाट यू कैन से उतना प्रेशर लगा दिया जाए जिससे गैस लिक्विफाई हो। एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम करेंगे तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर होगा गैस को लिक्विफाई करना आसान, लेकिन उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आता होगा। अब बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे या बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो वो जो प्रेशर है टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, वो जो प्रेशर है टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। तो दूसरी बात आई बेटा जी हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, सो व्हाट द हेल इज क्रिटिकल प्रेशर? बेटा क्रिटिकल प्रेशर इज प्रेशर needed to liquefy a gas at critical temperature. ठीक है, it is pressure needed to liquefy a gas at critical temperature. ठीक है जी, यानी यहां हम लिखेंगे PC। ठीक, is pressure needed to liquefy a gas at critical temperature, PC। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और जो PC होता है ये होता है A/27B²। तो आप समझ लीजिएगा कि बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबव हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो we have to apply some pressure which is called as critical pressure. It is the maximum pressure which we can apply to liquefy a gas at critical temperature. ठीक है जी, क्लियर। और तीसरी बात हमारे पास इसी तरह से क्रिटिकल वॉल्यूम होती है। क्रिटिकल वॉल्यूम, देखो बेटा क्रिटिकल वॉल्यूम की जहां तक बात करें, it is the volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature। ठीक है, it is volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature। at critical temperature, देखो जी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर तक गैस को ले आए और प्रेशर अभी लगाया नहीं, क्रिटिकल प्रेशर लगाया नहीं तो गैस होगी ना। तो उस समय 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, और क्रिटिकल वॉल्यूम यानी BC। ठीक, इट इज 3 टाइम ऑफ B।
क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स ऑफ V। ठीक, तो ये 3 क्रिटिकल फिनोमिना हो गए। क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। Critical pressure, that is pressure needed to liquefy a gas at critical temperature. Critical volume, that is volume occupied by gas, 1 mole of a gas at critical temperature. बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऑब्वियसली हम लोग यहां पे निकालेंगे क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, क्या निकालेंगे? क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC। ठीक, वो किसके बराबर होगा? PCBC अपॉन 1 मोल के लिए RTC। ठीक, फॉर 1 मोल ना। अब देखो भाई, ऑब्वियसली पीसी की वैल्यू पुट करो, A/27 A/27 B स्क्वायर। VC की वैल्यू पुट करो 3D डिवाइडेड बाय 8 R, तो R है ये। TC की वैल्यू पुट करो 8A/27 RB। देखो कितना मजा आया। सबसे पहले ये वाला B से कटा, ये वाला A से कटा, ये वाला R से कट गया, ये वाला B ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, 27 से कट गया, सब कुछ कट गया। तो बचा क्या? बचा सिर्फ 3/A। तो जो आपका क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बेटे, वो 3/8 होता है। 3/8 मतलब अगर इसको निकालेंगे तो 0.375 होगा। 0.375 होगा। ठीक है, जैसे आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू कितनी होती थी? 1, लेकिन क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर अगर भरेंगे तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.375 होता है। बोलो भाई, क्लियर हो गया है सारा? तो क्रिटिकल फिनोमिना इज क्लियर। अब देखो बेटे, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मिटा दूं भाई। देखो बच्चे, नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से समझनी है, ठीक, वो क्या है? बहुत ही अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट बात जो हमें समझनी है बेटा, यहां पर क्वेश्चन जो आएगा इस पे, वो कैसे आएगा? देखो बेटे, इस पे पहला क्वेश्चन आएगा, विच गैस कैन बी liquefied which gas can be liquefied at 250 Kelvin, ठीक, 250 Kelvin and 1.5 atmosphere। ठीक है जी, हमारे पास 4 गैसेस दी गई हैं, A, B, C, D। ये 4 गैसेस दे दी गई हैं।
ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये इसका क्रिटिकल प्रेशर है, ठीक है जी। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -100 डिग्री है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -20 डिग्री है, ठीक। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर +20 डिग्री है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 150 डिग्री है, ठीक है जी, -150 डिग्री रहा, ठीक। यहां क्रिटिकल प्रेशर 1.7 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहां क्रिटिकल जो है वो 1.8 एटमॉस्फेयर है, मान लो, ठीक है जी। यहां ये 1 एटमॉस्फेयर है बच्चे, और यहां पे मान लो ये 0.8 एटमॉस्फेयर, जबकि हमारी गिवन कंडीशंस क्या है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल प्रेशर नहीं देखना है, पहले देखना क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले क्या देखना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि एक बार क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर चल जाएगा तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जो मर्जी हो जाए। हमारा टेम्परेचर 250 है और हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर इससे ऊपर होना चाहिए, नहीं तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक। 100 -100 का मतलब क्या है बेटा? -100 का मतलब है 173 केल्विन। -20 का मतलब क्या है? -20 का मतलब है बेटा जी सर 253 केल्विन। हाँ शाबाश, 253 केल्विन। +20 का क्या मतलब है? सर 293 केल्विन। 93 293 केल्विन। और -150 का क्या मतलब है मेरे भाई? सर 123 केल्विन। 123 केल्विन। अब हमारा गिवन टेम्परेचर है 250, तो ये किस किस के क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है? इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है, तो टेम्परेचर इसके क्रिटिकल से अबव चला गया, इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो, इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। यहां 173 था, लेकिन गिवन टेम्परेचर से ऊपर, ये भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, जो मर्जी कर लो। यानी अगर गिवन टेम्परेचर क्रिटिकल से अबव है तो बेटा ऑब्वियसली उन गैस को तो लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। ये दोनों का टेम्परेचर इससे अबव है, यहां क्रिटिकल टेम्परेचर इससे अबव है, तो बोथ कैन बी लिक्विफाइड। बट अब हम देखेंगे पीसी। अब यहां 1.5 एटमॉस्फेयर चाहिए है, लगाया कितना है? 1.5, लेकिन यहां पर चाहिए 1.8। पीसी क्या होता है? कितने प्रेशर से वो लिक्विफाई होगा। यहां चाहिए 1.8, यहां है 1.5, हमने लगाया 1.5 है और चाहिए 1.8, तो क्या गैस लिक्विफाई होगी? तो यहां गैस लिक्विफाई नहीं होगी, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ओवर हियर। सो द ओनली आंसर, ठीक, जहां पे गैस लिक्विफाई होगी वो ये, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर से अबव है और गिवन प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से अबव है। यानी टेम्परेचर हमारा नीचे रह गया तो गैस को लिक्विफाई करना इजी हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर नीचे है तो गैस को लिक्विफाई करना क्या होगा? मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर के मुकाबले ये टेम्परेचर अबव है, ठीक, और उसका प्रेशर जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो ही गैस लिक्विफाई हो पाएगी। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई? सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। हमारे पास ये गिवन टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर इससे नीचे नीचे रहना अगर होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्परेचर अप्लाई कर दिया। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर इससे नीचे हुआ तो हमें पता है क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव तो गैस लिक्विफाई होनी नहीं है। तो भैया जो हमारा गिवन टेम्परेचर है
गिवन टेम्परेचर 250 है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यहाँ ये क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है, यहाँ पे भी अबव है, तो ये गैस लिक्विफाई नहीं हो। ठीक, ये दोनों लिक्विफाई हो सकती थी क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 253 था, इसका 293 था, जबकि अप्लाई सिर्फ 250 किया गया है, तो यानी ये क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाला टेम्परेचर है, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। और उसके लिए प्रेशर चाहिए था कितना, इसके लिए 1.8 एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन है कितना 1.5, तो ये लिक्विफाई नहीं होगी। इसके लिए 1 चाहिए था, है कितना 1.5, तो ये लिक्विफाई होगी। इस तरह से गैस की लिक्विफिकेशन देखी जा सकती है। फटाफट बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी क्विकली, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. So this was it in the gaseous state. यहां पे गैसियस स्टेट तो खत्म हो जाता है। ठीक, ये जो होता है ना ऊपर कॉन्टिन्यूस स्टेट, इसको कई बार क्रिटिकल फ्लूइड्स भी बोला जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्टेट को कई बार बोल देते सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्योंकि ना वो लिक्विड है ना हम उसको गैस से बता सकते हैं, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो गया। ठीक है बच्चे, नाउ मेरे बच्चों गैस यहाँ पे खत्म हो गया और लिक्विड भगवान की दया से हमारे सिलेबस से खत्म हो गया। ठीक है जी, तो बेसिकली चैप्टर तो यही खत्म हो जाता है। ठीक, लेकिन मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा और करवाना चाह रहा हूं। ठीक, तो वो एक्चुअली कुछ यहाँ का, कुछ आगे का, अगले चैप्टर का है। ठीक, बट मैं यहां थोड़ा तुम्हारे को एक चीज बताना चाह रहा हूं। बोलो, ये मिटा दो बच्चे। Yes, sir. नो बेटा, एवर यू वंडर्ड कि हमारा ये जो हम ये बोले हैं कि फ्रिज है, ये चीजों को ठंडा कैसे करता है, या ये एसी होता है, ये एसी हमारे गर्म हवा को ठंडा कैसे कर देता है? क्या ठंडी हवा एसी के अंदर से आती है, या वो हमारे रूम की हवा होती है, ठंडी कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? ठीक, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, ये एसी वर्क कैसे करता है, ये फ्रिज वर्क कैसे करता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक यहाँ पे चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल्स थॉमसन इफेक्ट। So my dearest बच्चों, we will be studying Joule Thomson's effect. Now what do you mean by Joule Thomson effect? पहले ये समझते हैं और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा, Joule Thomson effect कहता है whenever a gas is expanded from the region of high pressure to low pressure, adiabatically it accompanies with cooling. Whenever a gas is expanded adiabatically, whenever a gas is expanded adiabatically from the region of low pressure
to from the region of high pressure to low pressure. It accompanies with cooling. ठीक? Whenever gas is expanded adiabatically from the region of high pressure to low pressure adiabatically, from the region of high pressure to low pressure, it accompanies with cooling. देखो बेटा समझना, अब इसमें एक टर्म यूज हुई है एडियाबैटिकली, बाकी तो चलो समझ में आ रहा है कि अगर एक गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करवाएंगे तो वो ठंडी होगी, ठीक? पर एडियाबैटिकली का मतलब क्या है बेटा? एडियाबैटिकली का मतलब होता है व्हेन नो हीट इज गिवन और टेकन, जब कोई हीट दी ना हो, जब कोई हीट ली ना हो, ठीक? और गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट अकम्पनीज विद कूलिंग, उसमें कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसको जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। देखो बेटा, आपने ना फ्रिज देखा होगा सभी ने, कभी फ्रिज की बैक साइड पे देखा होगा, पुराने फ्रिज की बात कर रहा हूं, अभी के फ्रिज तो पीछे से बंद होते हैं, लेकिन अदरवाइज पुराना फ्रिज कभी देखा हो तो आपको समझ में आएगा, उसमें ना इस तरह से करके पीछे ऐसे करके ना एक गोल सा टुंडू सा लगा हुआ होता है काले से रंग का, ठीक है जी? और उससे ऐसे करके पाइप्स निकली हुई होती हैं और वो पाइप्स से स्पाइरल पाथ लेते हुए बिल्कुल पीछे होती है फ्रिज के एंड गोज इनटू द फ्रिज, पता नहीं कहां जाके गायब हो जाती है, यानी फ्रिज के अंदर घुस जाती है। ये स्पाइरल पाइप से अक्सर देखा होगा तुमने, नहीं तो जिसके घर पे भी स्प्लिट एसी लगा है या दूसरा भी लगा होगा, उसका स्प्लिट एसी का कंप्रेसर देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही पाया जाएगा। तो ये सिलेंडर सा होता है बेटा, और ऐसे ही स्पाइरल सी ट्यूब्स होती है, ठीक है जी? अब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास यहां एक ना प्रेशर वॉल्व लगा रहता है, ये जो सिलेंडर सा होता है इसको बोलते हैं कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर होता है। ये गैस को कंप्रेस करता है। देखो बेटा, आज रात को आपने क्या करना है, आज रात को आपने उस कमरे में सोना है जहां फ्रिज चल रहा हो, ठीक? आज रात को उस कमरे में सोना जहां फ्रिज चल रहा हो। अगर आपके किचन में तो किचन के पास बस्तर लगा के सोना है ना, ठीक? देखो बेटा, आप क्या पाएंगे रात को, जब बिल्कुल रात हो जाएगी ना, मतलब आसपास की आवाजें नहीं आ रही होती, बिल्कुल शांति हो, तो आपको पहले आवाज आ रही होगी, घर ऐसे करके आवाज आती है, फिर एकदम से आवाज आएगी कटक, और फिर ऐसे आवाज आएगी जैसे कोई लंबे लंबे सांस मार रहा है। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि आसपास कोई भूत तो नहीं आ गया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आएगी कटक, और फिर घर स्टार्ट हो जाएगी। तब समझ में आएगा, ओहो ये तो रेफ्रिजरेटर था, ठीक है? ये कभी भी एक्सपीरियंस करना, ये ऐसे ही होगा, ठीक? कि अगर आप कहीं यू कैन से डोर, जो स्प्लिट का जो कंप्रेसर होता है ना, स्प्लिट एसी का, उसके पास देखो उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक? तो इसी तरह से पहले एक आवाज आ रही होती है, फिर धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे पहले क्या होता है, आवाज आ रही होती है, फिर एकदम से कटक की आवाज आती है, फिर ऐसे लंबे लंबे, यस साइनाइट इज अ वेरी हॉरर मूवी, अगर रात को सोओगी तो पता चलेगा तुम्हें, ठीक? इट इज क्वाइट अ हॉरर थिंग, तो एक्सपीरियंस करना कभी, पता चलेगा तुम्हें, ठीक? तो होता क्या है, जब फ्रिज में कंप्रेसर वर्क कर रहा होता है,
कंप्रेसर वर्क कर रहा होता है, उस समय क्या होगा हमारे पास, कंप्रेसर जैसे जैसे वर्क करता रहेगा, प्रेशर हाई होता रहेगा, आवाज आती रहेगी घर, ठीक, तो आवाज आती रहेगी और हमारे पास यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। जब प्रेशर बढ़ता रहेगा, एक हद से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये प्रेशर वॉल्व खुल जाएगा, कटक साउंड होगी। अब यहां प्रेशर हाई था और इन ट्यूब्स में प्रेशर लो होगा। जैसे कटक साउंड होगी, नाउ गैस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, ठीक, फ्रॉम कंप्रेसर टू दिस वेरी ट्यूब्स। गैस इधर मूव करनी शुरू कर देगी लो प्रेशर रीजन पर। यहां गैस मूव करनी शुरू कर गई बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये ठंडी क्यों हुई सर? देखो बेटा, ठंडी इसलिए हुई क्योंकि मूव करने के लिए गैस को वर्क करना पड़ा और आपने एनर्जी बाहर से दी नहीं, क्योंकि बोला एडियाबैटिकली नो हीट इज गिवन। एनर्जी दे नहीं रहे हो, वर्क करवा रहे हो, तो गैस अपनी एनर्जी को यूज करेगी, जिसको गैस की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। वो अपनी एनर्जी को यूज करेगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, गैस कूल होती चली जाएगी। बात समझ में आई? जब गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ छोड़ा, it starts expanding. For expanding, it has to do some work. You are not giving energy as system is adiabatic. ठीक, सिस्टम को आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो it starts expanding on the cost of its own energy. तो उसकी अपनी एनर्जी कम होगी, जिससे उसका टेम्परेचर कम होगा, it starts cooling. इसीलिए ये स्पाइरल बनाई जा सकती है ताकि लंबे से लंबा पाथ फॉलो करना पड़े। लंबे से लंबा पाथ फॉलो करने से क्या होगा, ज्यादा ठंडी होगी गैस, तो गैस ठंडी होती चली जाती है और लास्ट में यहां पर एक कंडक्टिंग बॉक्स लगा होता है फ्रिज के अंदर, ऐसे करके कंडक्टिंग बॉक्स होता है। इससे पहले तो इन पाइप्स के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई गई होती है जिससे हीट अंदर बाहर ना जाए, समझ में आई? लेकिन उसका एक कंडक्टिंग बॉक्स होता है, तो कंडक्टिंग बॉक्स में ये गैस जाती है ठंडी ठंडी कूल, बहुत ठंडी हो चुकी होती है, ठीक, क्योंकि यहां पे गैस इज टू कूल। ठीक, तो होगा क्या, यहां पे इसके आसपास की एयर, ये जो इसके आसपास की एयर है, ठीक, यहां से ये गैस एनर्जी लेगी, क्योंकि अब ये कंडक्टिंग बॉक्स है, अब ये बाहर से एनर्जी ले सकती है, तो ये इससे एनर्जी लेगी। जब ये इससे एनर्जी लेगी, ठंडी गैस गर्म होती चली जाएगी, पर आसपास की एयर ठंडी होती चली जाएगी। इस कंडक्टिंग बॉक्स से हमने इस एयर को निकाल के दोबारा किसमें डालना है, दोबारा कंप्रेसर में डालना है। तो हुआ क्या कि जब प्रेशर बहुत हाई हुआ, यहां पर प्रेशर वाल्व खुला तो गैस इधर मूव करने लगी, जितनी ज्यादा मूव करेगी उतनी गैस ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी गैस कंडक्टिंग चैनल में पहुंची, कंडक्टिंग चैनल में इसने अपने आसपास की एयर से हीट ली और उसको ठंडा कर दिया, खुद ये गर्म हो गई और दोबारा किस तरफ मूव करने लगी, कंप्रेसर की तरफ। यहां जैसे प्रेशर कम हो जाएगा, ये प्रेशर वाल्व फिर बंद होगा, आवाज आएगी कटक, फिर से बंद हो जाएगा और ये वाली गैस यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी बेटा, ठीक, और यहाँ पे आते 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 गैस यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, फिर से कंप्रेसर वर्क करना शुरू होगा, फिर से आवाज आएगी घर। तो जब तक कंप्रेसर वर्क कर रहा था घर, जब प्रेशर वाल्व खुला कटक, और जब गैस एक्सपैंड की तो लंबे लंबे सांस, फिर दोबारा प्रेशर वाल्व बंद हुआ कटक, फिर कंप्रेसर ने वर्क करना शुरू किया घर, इस तरह से। अब होता क्या है, अगर अपना फ्रिज देखोगे ना कभी खोल के फ्रीजर में, तो इसके सामने इस बॉक्स के सामने एक ना फैन लगा हुआ होता है, ठीक है जी। ये फैन जो होता है ये मूव करता है और इधर जो ठंडी एयर की, उस ठंडी एयर को बेटा फ्रिज के अंदर सर्कुलेट करता है, या एसी में से वो ठंडी एयर जो ठंडी हो गई, एसी में इसकी जगह ना छोटी छोटी प्लेट्स होती है अंदर, कभी खोल के देखना,
वो जो यूनिट होता है ना बेटा आपका अंदर का, ठीक, स्प्लिट का अंदर का यूनिट, उसको सर्विस के लिए खोलते हैं ना, तो उसको खोल के देखना, तो उसमें पतली पतली प्लेट्स होंगी, काफी सारी प्लेट्स। वो प्लेट्स ऐसे कंडक्टिंग चैनल्स होती है, ठीक, और उसके आसपास की एयर ठंडी हो जाती है, और उसके साथ एक ब्लोअर यानी एक पंखा होता है, फैन होता है, जो उस ठंडी एयर को बाहर की तरफ को फेंकता है। So this is called a Joule-Thomson effect. So whenever a gas is expanded adiabatically from the region of high pressure to low pressure, it accompanies with cooling. इसमें cooling होती है, ठीक, क्यों? क्योंकि गैस has to work on its own energy, ठीक, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो गैस को अपनी एनर्जी पे मूव करना है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को कम करती चली जाती है, और जिसकी की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, कूलिंग होनी शुरू हो जाती है बेटा। बोलो क्लियर हो गया? ना यहीं पर एक खास बात बताना, आपके फ्रिज में जो गैसेस यूज होती हैं, पहले यूज होती थी बेटा फ्रियोन्स वगैरह, आजकल यूज होती है हेलोन्स। हमने पता चल गया हमारे को कि जो आपके फ्रियोन्स हैं वो ओजोन होल के लिए खतरा है, इसलिए बेटा हमने उसको यूज नहीं करते, अब हेलोन्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रिज में हेलोन की जगह हीलियम या हाइड्रोजन डाल दें तो इट बिकम्स हीटर। समझ में आया? इट बिकम्स हीटर, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ये कूलिंग की जगह वार्मिंग, हीटिंग शो करती है, दे शो हीटिंग, ठीक। when they expand from high pressure to low pressure they show heating। हाइड्रोजन हीलियम जो है वो हीटिंग शो करती हैं, जबकि बाकी गैसें जो है वो कूलिंग शो करती हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों है भाई? तो चलो फिर देखो बेटा, एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, ध्यान से समझना, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे अगर गैस एक्सपेंड करे तो नो कूलिंग नो हीटिंग टेक्स प्लेस। तो इन्वर्जन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच नो हीटिंग और कूलिंग takes place, ठीक। Inversion temperature is temperature at which no heating or cooling takes place when gas is expanded adiabatically एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हीटिंग या कूलिंग कुछ भी नहीं होती, उसको इन्वर्जन टेम्परेचर बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर, जहां पे हीटिंग या कूलिंग नहीं होती, ठीक। क्यों? तो पहले हम समझें कि यार ये कूलिंग होती क्यों थी। मैंने बोला गैस एक्सपेंड करेगी, वर्क करेगी, किस लिए वर्क करेगी भाई? क्योंकि जब प्रेशर को लाया तो गैस पास आई, उसमें क्या बनी? फोर्सेस। इसी फोर्सेस को तो तोड़ना है एक्सपेंड करने के लिए, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए तो एनर्जी लग रही है ना। जब मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो आपस की फोर्सेस तोड़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ रहे हैं, उसी में एनर्जी लग रही है, और उसी एनर्जी की वजह से ये कूल अप हो रही है। तो मान लो हम इतना टेम्परेचर दे दें कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से टूट जाए, तो या इतना टेम्परेचर दे दें कि जितना इसको फोर्स तोड़ने के लिए चाहिए उतना मिल जाए, तो क्या ये कूलिंग करेगी? नहीं करेगी। तो वही हमारे पास क्या होगा? इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर which is called as inversion temperature। बेटा देखो, मैंने 1000 बार बोला बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, बकवास बातें बीच में मत करा करो यार, अपना ज्ञान मत झाड़ा करो यार, सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स होते हैं, पता है तुम्हें? हीरो मत बना करो तुम लोग।
जब हो जाए एक बार एक कंसेप्ट डिस्कस कर दूं, उसके बाद बताओ मेरे को सर ये है, हाँ जी ऐसा है, तो सुनने लायक भी होता है। मैं पढ़ा पूछ रहा हूं, तुम लिख पूछ रहे हैं। पता नहीं यार, और इतनी हीरोगिरी क्या है मेरे दोस्त? तुम्हें पता है हेलोन्स आर कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? गधो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में फ्लोरीन भी होता था, हेलोन्स में नहीं होता यार। बेफजूल की बातें करेंगे। जब मैं पूछता हूं तब तो जवाब आता नहीं तुम्हारा। डोंट, मतलब इस तरह की हरकतें मत करा करो यार। मैं 1000 बार बोल चुका हूं भाई कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मैं अगली चीज बता रहा हूं आपको। अगर आप चैट लिखोगे तो तुम्हें चैट पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी क्या? मैं चैट पढ़ूंगा या आगे पढ़ाऊंगा? या तो मैं आपको बाद में बोलता नहीं हूं कि हाँ जी बताओ मेरे को कोई डाउट है, तब तो बात है यार। हर टॉपिक के बाद मैं बोलता हूं हाँ बेटा आप बताओ मेरे को कोई डाउट है, तब तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। So anyhow, I was talking about inversion temperature and people are writing, तो सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हेलोन होते हैं, तुम्हें ज्यादा मालूम है यार। इतने हीरो, बताओ जरा हेलोन 135 एंड हेलोन 133 में फर्क क्या है? बताओ जरा। सो इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई हीटिंग या कोई भी कूलिंग नहीं होती, when gas is expanded adiabatically from the region of high pressure to low pressure। क्यों? क्योंकि गैस जब एक्सपैंड कर रही होती है तो उसकी बीच की फोर्सेस टूट रही होती हैं, उसमें एनर्जी यूज होती है। और हमारे पास अगर हम उतना टेम्परेचर ऑलरेडी दे दें जिससे हमारे पास क्या हो जाए, ऑलरेडी इतना टेम्परेचर दे दें जिससे हमारे पास वो फोर्सेस टूट जाए, अगर वो फोर्सेस पहले से टूट जाए तो बेटा हमारे को टेंशन ही नहीं रहेगी ना, ठीक है ना? तो वो कूलिंग या हीटिंग नहीं करेगी, ठीक है जी। अगर उससे ऊपर चले जाओ, उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर दे दो, तब वो हीटिंग शुरू कर देती। तभी तो इसका नाम क्या बोला, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी जिसके बाद बिहेवियर इन्वर्ट, उल्टा हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक। सो इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसपे ना तो हीटिंग होनी ना कूलिंग होनी, उसके नीचे कूलिंग होनी है, और उसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो हीटिंग होनी है, ठीक। पर उस टेम्परेचर पे ना कूलिंग ना हीटिंग। तो हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग ही क्यों कॉज करते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं, ठीक, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर 80 केल्विन एंड 240 केल्विन है। इनका इन्वर्जन टेम्परेचर 80 केल्विन 240 केल्विन है, ठीक। एक का 80 केल्विन, दूसरे का 240 केल्विन, और रूम टेम्परेचर ऑलरेडी इससे बहुत ऊपर है। तो we are already, for hydrogen helium, we are already above inversion temperature, so nature of gas is inverted, therefore they cause heating। other gases का inversion temperature रूम टेम्परेचर से, हेलोन्स वगैरह का जो क्रिटिकल ये इन्वर्जन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से अबव होता है, इस वजह से उसको हम लोग कूलिंग करवा लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम का इन्वर्जन टेम्परेचर लो है, रूम टेम्परेचर उससे अबव है, it causes heating effect। अब बोलो बेटा, कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ बताना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, अब बताओ। यस, कोई डाउट हो? सर तो इसका मतलब ये है कि सर हमारे जो बाकी जो गैसेस है सर वो भी हमें हीटिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकती है। अगर उनको इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव ले जाओ तो सभी हीटिंग कर सकती हैं। ओके सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा?
हेलोन्स और क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड्स में डिफरेंस पूछ रहे हैं आप। मेरे दोस्त यही फर्क है कि हेलोन जो होते हैं क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में हेलोन नहीं होते यार, उसमें आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है। समझ में आई? ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स देते हैं, तो वो हमारे पास जब वो टूटते हैं फ्री रेडिकल देते हैं, और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो ओजोन होल को तोड़ देते हैं। तो हम क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड्स यूज करते हैं, ठीक, जिनको हेलोन्स बोलते हैं, ताकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज या मतलब यू कैन से फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, यानी इसके फ्री रेडिकल बने तो ऑक्सीजन इसमें ऑलरेडी है, वो ऑक्साइड पहले ही बने रहे और ये ओजोन को डिप्लीट ना करे। समझ में आई मेरी बात? बट ये कोई काम की चीज नहीं है। इस तरह से करके अब हमारे पास गैसियस स्टेट मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, ठीक, गैसियस स्टेट मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है बेटा आप लोगों को। एक एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। लिक्विड्स अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, पढ़ाऊंगा जरूर मैं लिक्विड्स, लेकिन मैं रिवीजन टाइम में लिक्विड्स आपको करवाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। +1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। एंड once again आई एम वेरी सॉरी जब मैं अपना पेशेंस लूज कर जाता हूं बेटा, मैं आपको 10,000 बार जो चीजें बोल चुका होता हूं, जब उसके एंटी चलते हो तो पेशेंस लूज होता है, ठीक, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ वहां बैठे हो, है ना, आप अपने से मतलब रखते हो, सिर्फ अकेले अपने से। मुझे सभी के क्वेश्चन आंसर भी देने, जवाब भी देने, सब कुछ देखना है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो या तो मैं चैट पढ़ लूं या मैं तुम्हें आगे पढ़ा दूं, या चैट एक्चुअली स्क्रीन पे आती बहुत छोटी, समझ में आई, तो उसको पढ़ने के लिए पूरी कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, और वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्लैश होती है, समझ में आई, एक बहुत छोटे टाइम के लिए फ्लैश होती है और एकदम से गायब हो जाती है। फिर मेरे को दोबारा चैट बॉक्स में जाना पड़ता है अगर दोबारा देखनी है। अदरवाइज आपके साथ के साथ जब मैं पढ़ता हूं तो या तो मैं पढ़ा रहा हूं और मैं उसको पढ़ूं, तो भैया उतने टाइम में यार डिस्ट्रैक्शन कितनी होती है तुम सोच ही नहीं सकते हैं। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग डिफरेंट एंड यू आर आस्किंग समथिंग डिफरेंट, या यू आर टेलिंग मी समथिंग डिफरेंट। यार क्वेश्चन पूछने में कोई हर्ज नहीं होता, क्वेश्चन 10,000 बार पूछो, खाल खींच दो मेरी क्वेश्चन पूछ पूछ के, पर उसका अप्रोप्रिएट टाइम होता है। हर टॉपिक करवाने के बाद मैं आपको इनफ टाइम बोलता हूं, बेटा अब बताओ कोई चीज समझ में आई नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, तो नहीं। लेकिन बीच बीच में यार फिर वही बात होती, चलो बीच में आप कभी कोई चीज पूछते हो मैं साथ के साथ बता देता हूँ, छोटी मोटी चीज होती है, लेकिन बेटे अगर इस तरह की चीज हो, मतलब लंबी चौड़ी एक्सप्लेन करने वाली, कई लंबे लंबे मैसेज लिख देते हैं ड्यूरिंग व्हेन आई टीच, जबकि मैंने आपको क्लियरली कहा हुआ है व्हेन एवर आई टीच, उस समय आप कोई चैट नहीं लिखेंगे यस नो के सिवा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ अब बेटा मेरे को कुछ डाउट बताओ, तो आप उस समय बताएंगे, आप कॉपी की साइड में लिखते चले जाएंगे डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप कॉपी की साइड में लिख लेंगे। So I'm sorry for that, but you should understand. Okay, so next is physical. Just know it is physical chemistry. Definitely it is physical chemistry. हम physical chemistry ही पढ़ रहे हैं, ठीक। It's okay बेटा, it's okay बच्चा, ठीक। तो हम physical chemistry ही पढ़ रहे हैं। आने वाले 2 चैप्टर सबसे important है, thermodynamics and equilibrium. So thanks a lot for today. मिलते हैं परसों ट्यूसडे को विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू सर। सर पीरियोडिक वाले टाइमिंग्स क्या है? हाँ जी बेटा। सर पीरियोडिक वाले बैच की टाइमिंग्स क्या है? बेटा पीरियोडिक वाला बैच अभी वो अलग अलग डेज पे अलग अलग टाइम के, तो जैसे होगा अनीश मैं पक्का बताऊंगा बेटा तुम्हें, है ना। ओके सर। ओके बेटा।
थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।